दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज इस क्लास के अंदर हम सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वान टर्म फैक्टर। आज के ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, जब मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू करेक्ट नहीं आती उसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन इसका कारण होता है। आइए सीखते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के कंसेप्ट को। आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वान टर्म फैक्टर के बारे में। सबसे पहले जानते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मीनिंग क्या होगा। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि जो मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्ट ना आए, जो थोड़ा सा डिफरेंट आए, उसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। सो वी कैन से द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, इसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। जहां तक एसिटिक एसिड की बात है, आप सभी जानते हैं एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COH, और अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 60 AMU, ये इसका मॉलिक्यूलर मास। तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास हुआ एसिटिक एसिड का 60 AMU, लेकिन प्रैक्टिकली हम जानते हैं एसिटिक एसिड डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दो मॉलिक्यूल का कंबाइन होके आता है 120। तो हम कहेंगे एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जो कि फार्मूले से था वो था 60, लेकिन एक्सपेरिमेंटल आया इसका 120। और इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही अगर आप NaCl के बारे में बात करें, NaCl, और इसके फॉर्मूले से अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो ये आएगा हमारे पास 58.5, ये आएगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं NaCl को, एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसका मॉलिक्यूलर मास पता लगाने की कोशिश करते हैं तो ये आता है अबाउट 29.25। एक्चुअल इतना है, यानी कैलकुलेटेड इतना है, लेकिन ऑब्जर्व आता है 29.25। एक्चुअल से डिफरेंट आया, इसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के नाम से पहचाना जाता है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अब डेफिनेशन हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से चीजें डिफरेंट होती हैं तो उसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, इस बात को आपको आज काफी आगे तक ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल कितना था, ऑब्जर्व कितना था, एक्चुअल कितना, ऑब्जर्व कितना। अब देखिए इसका कारण क्या है। हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉज है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। देखिए ध्यान रखिएगा, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। ये वो प्रॉपर्टी हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं मॉलिक्यूलर मास के। इन बातों को याद रखिएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं और मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए पहला कारण एसोसिएशन। जैसे कि आप एसिटिक एसिड के बारे में जानते हैं, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं, और इस बात को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि एक एसिटिक एसिड ये रहा, इस तरह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की जा सकती है। यहाँ पर ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या मैं इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि CH3COH होल ट्वाइस, इस तरह से। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर 2 मोल हैं आपके पास, और प्रोडक्ट में कितने मोल हैं? 1 मोल। रिएक्टेंट में 2 मोल, प्रोडक्ट में 1 मोल। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। और यही तो कारण है कि इसका
एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास होता है 60, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कितना आता है 120। तो मॉलिक्यूलर मास क्यों बढ़ा? तो आंसर क्या है? ड्यू टू द एसोसिएशन। सो जहां जहां एसोसिएशन होगी, नंबर ऑफ मोल रिड्यूस होंगे और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। ऐसे ही जरा NaCl के केस में भी देख लीजिए। NaCl टूटता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब यहाँ है हमारे पास 1 मोल, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए 1 मोल आपके पास सोडियम आयन है, 1 मोल क्लोराइड आयन है। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो गए? 2 मोल। यानी लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होगा। और ये मैंने अभी बताया था, ऑब्जर्व कितना था 58.5, सॉरी कैलकुलेटेड था 58.5 और ऑब्जर्व कितना हो गया 29.25। इस तरह से अब हम अच्छे से जान सकते हैं कि एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है और डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज होता है। अब इस चीज को आप अच्छे से पहचान सकते हैं। वांटो फैक्टर का नाम आपने सुना ही होगा और वांटो फैक्टर के बेसिस पे आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम, जहां पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं। आइए सीखते हैं वांटो फैक्टर के बेसिस पे आप किस तरह से अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आती है हमारे पास वांटो फैक्टर। वांटो फैक्टर की कई सारी डेफिनेशन है, बहुत सारी डेफिनेशन है। उनमें से एक डेफिनेशन आपको सामने दी गई है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इट इज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से डेफिनेशन को समझिएगा। डेफिनेशन ये कहती है कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इसे वांटो फैक्टर। जैसे देखिए अभी हमने एसिटिक एसिड की बात की थी CH3COH, इसका फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास कितना आया था 60, एक्सपेरिमेंटल कितना आया था यहाँ पे 120। और अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो ये होगा कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, यानी 60 अपॉन 120। तो सॉल्व करके वांटो फैक्टर कितना आ गया 0.5। ऐसे ही अभी NaCl का मैंने जिक्र किया था। NaCl इसके फार्मूले से मास था 58.5, लेकिन एक्सपेरिमेंटल था 29.25। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करके हमारे पास इस तरह से आएगा 2, ऐसे हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व की हेल्प से हम वांटो फैक्टर को बता सकते हैं, इसे पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, जैसे आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को फार्मूले से अगर मेजर करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास 180, और अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटल मेजर करते हैं तो भी 180। कारण क्या है? क्योंकि ग्लूकोज में ना तो एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन, तो इसका मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल रहता है, सेम रहता है। और अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से आएगी 1। इस तरह से हम वांटो फैक्टर की शुरुआती डेफिनेशन को जान सकते हैं। अब देखिए एसिटिक एसिड के अंदर क्या हुआ था? एसोसिएशन, अभी हमने आपको बताया था। और NaCl के अंदर क्या हुआ था? डिसोसिएशन, ये भी आपने सीखा था। और ग्लूकोज के अंदर हमने कहा नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, कुछ भी नहीं। तो यहां से एक जनरलाइजेशन आप और निकाल सकते हैं कि अगर वांटो फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है, वहां होगा एसोसिएशन। अगर वांटो फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वहां होगा डिसोसिएशन। और अगर वांटो फैक्टर 1 है, वहां ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन। देखिए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीजों को एक साथ कोरिलेट करके समझते जाइए, आपको आसानी रहेगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। लेकिन बात यही है, आप साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए एसोसिएशन के लिए वांटो फैक्टर क्या होगा? लेस देन 1। और जहां एसोसिएशन नहीं है वहां पर आइदर मोर देन 1 और इक्वल टू 1। अगर मोर देन 1 तो हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन। और अगर इक्वल टू 1 तो हम कहेंगे नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। एक और फार्मूला सीखिए, वांटो फैक्टर का एक और फार्मूला, I is equal to total number of particle obtained divided by initial number of mole। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपको बहुत जगह इस्तेमाल करना होगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन। देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं।
जैसे आपके पास NaCl टूटता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपसे पूछें बताइए I की वैल्यू क्या होगी, तो जान लो कितने पार्टिकल थे इनिशियल 1 और फाइनली कितने मिले 1 + 1, तो क्या हुआ 2/1 इज इक्वल टू 2। अभी हमने आपको मॉलिक्यूलर मास के मेथड से बताया था तो भी 1 फैक्टर 2 आया था, और इस मेथड से बताया तो भी 1 फैक्टर 2 आया। अब ये देखिए एसिटिक एसिड आपके पास है और हमने बताया था इसका डाइमराइजेशन होता है। तो नाउ जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पार्टिकल कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, और हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन्ड यानी I इज इक्वल टू 1/2 और ये कितना आएगा 0.5। ऐसे ही हमने आपको ग्लूकोज के लिए बताया था, ग्लूकोज में ना तो डिसोसिएशन और ना ही एसोसिएशन, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो I कितना हो जाएगा, दिस इज 1/1, सॉल्व करके 1 आएगा। ऐसे ही बच्चों अगर आपको कैल्शियम क्लोराइड दिया जाता है, ये टूटता है कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन में, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, पार्टिकल 1 1 1 + 2, तो हम कहेंगे 3 डिवाइड बाय 1, 1 का फैक्टर 3 होगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए K4FeCN होल 6। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह के कंपाउंड आएंगे, मैं बता देता हूं कैसे टूटेगा। 4 पोटेशियम अलग जाएंगे और FeCN होल 6 अलग जाएगा। और अगर आपसे कहें बताइए 1 फैक्टर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं ये था 1, ये है 4 + 1, 5/1 दैट इज 5, ये यहाँ पर सॉल्व होगा। एक लास्ट में K3FeCN6 और सॉल्व कर लीजिए, मिलता जुलता है, आप बच्चों से गलती होती है, लेकिन यहाँ मैं जो रिएक्शन बता रहा हूँ उस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली इसको याद कर लीजिए, गलती नहीं होगी। तो यहाँ कितना होगा, ये 1 है, ये 3 + 1, तो 4 डिवाइड बाय 1 दैट इज 4। इस तरह से हम 1 फैक्टर को निकालने का ये मेथड भी आसानी से सीख सकते हैं। तो 5th और 6th को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जरूरी हैं। अब देखिए यहीं पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, एक बात ध्यान रखिएगा। ये डेल्टा टीबी क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ध्यान रख लो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोलैरिटी। टोटल मोलैरिटी कह लो, टोटल मोलैलिटी कह लो, कुछ भी कह लो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोलैरिटी और टोटल मोलैलिटी। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट and relative lowering of vapor pressure inversely proportional to total molarity, molarity कहो और molality, जो भी आपको दिया जाए इस बात में ध्यान रखो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कहते हैं 1 मोलल NaCl है एंड 1 मोलल ग्लूकोज है, आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 1 मोलल NaCl का या 1 मोलल ग्लूकोज का। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, एक बार मेथड सीख लो, आसान रहेगा। NaCl टूटता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर, सो वी कैन से ये 1 मोलल, अगर ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 मोलल ये होगा, 1 मोलल ये होगा। प्रोडक्ट की टोटल मोलैरिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 2 मोलर। और अगर आपको ग्लूकोज दिया गया है तो ग्लूकोज के केस में हम जानते हैं डिसोसिएट नहीं होता, तो अगर ये 1 मोलर है तो ये भी कितना होगा 1 मोलर, तो टोटल प्रोडक्ट की मोलैरिटी 1 मोलर। तो हम कहेंगे NaCl में टोटल मोलैरिटी 2 और यहाँ पर 1, जहाँ पे टोटल मोलैरिटी ज्यादा होती है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि टोटल मोलैरिटी ज्यादा है। अगर आपसे यहीं पर पूछते बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपसे कहते बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कहाँ होगा, तो आपका जवाब सेम रहेगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इस केस में जहां मोलैलिटी ज्यादा होगी वहां डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और जहां मोलैलिटी कम होगी वहां डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन का मीनिंग बताया जा सकता है।
अब देखिए, यहां से हम सिग्निफिकेंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर के बारे में जान लें। सिग्निफिकेंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर जरा समझ लें, क्या होगा यहां पर समझ लें। अभी मैंने आपको बताया कि वांट ऑफ फैक्टर से हम मॉलिक्यूलर स्टेट बता सकते हैं। अगर वांट ऑफ फैक्टर 1 है तो नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इसके बारे में, तो ध्यान से। अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन, मोर देन 1 है तो इसे डिसोसिएशन कहा जाएगा। अब ये याद रखिएगा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, देखो डेरिवेशन के लिए हम चाहे तो फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे फार्मूला नहीं पूछा जाता, तो जितना भी समय है उतने ही समय में आप मैक्सिमम करने की कोशिश कीजिए, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी एल्फा, एल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन एन माइनस वन। यहाँ एन क्या है? एन है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन, किसी के टूटने से कितने पार्टिकल मिलते हैं। जैसे NaCl टूटता है, 2 पार्टिकल देता है, n की वैल्यू 2। CaCl2 टूटेगा, Ca+2 देगा, ट्वाइस Cl देगा, तो वहां वैल्यू 3। तो कितने पार्टिकल मिलते हैं, वो होता है n। ऐसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन जैसा कि एसिटिक एसिड में हुआ था, और यहाँ पर फार्मूला अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस वन। एन है यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहा जाएगा। मतलब जैसे अगर आपसे कहते हैं कि डाइमराइजेशन हुआ है तो एन की वैल्यू 2, ट्राइमराइजेशन हुआ है एन की वैल्यू 3। तो बस न्यूमेरिकल में सॉल्व करने से पहले देखो, इतना मान लो कि इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और उस टाइप के न्यूमेरिकल आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको सभी फार्मूले याद हो। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा है तो फार्मूला तुरंत अच्छे से याद करो, एसोसिएशन कहा है तो अच्छे से याद करो, एन की वैल्यू क्या है इसको अच्छे से याद करो। अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर हम एसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास देखते हैं और इसे हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व करते हैं, जैसे आपके पास फार्मूला है Kb वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, आपको शायद याद होगा आपने किया था, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास वेट ऑफ सॉल्वेंट, इस तरह से होता है। अगर आप यहाँ से मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है 120, जो कि करेक्ट आंसर नहीं था, एबनॉर्मल था। तो अब बात उठी, क्या सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत मॉलिक्यूलर मास देंगी? अगर सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत मॉलिक्यूलर मास देंगी तो इनको पढ़ने का फायदा ही क्या है, क्योंकि इससे तो हमारे पास आंसर गलत ही आ रहा है। तो बताइए अब इसमें क्या किया जाए, क्या कुछ हमें चेंज करना होगा? तो किसी ने कहा अरे कर सकते हैं चेंज, इसको वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। वांट ऑफ फैक्टर समझ सकते हैं ना, एसिटिक एसिड का वांट ऑफ फैक्टर मैंने अभी बताया था कितना था, 0.5। अगर आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 60, जो कि कैसा होगा, एक्चुअल होगा। तो हमारी थर्ड एप्लीकेशन है कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को करेक्ट करना चाहते हैं तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जवाब बिल्कुल सही रहेगा, करेक्ट आंसर आएगा हर केस में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट चीज है प्रेडिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से इसको अच्छे से याद रखिएगा कि किस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर आपसे कहते हैं आपको परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है या परसेंटेज डिसोसिएशन, तो अल्फा की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका परसेंटेज डिसोसिएशन परसेंटेज एसोसिएशन के अंदर आ जाएगा, वहां से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इन सारी चीजों को याद रखना। चलो अब ठीक है, आगे बढ़े। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ना बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको अच्छे से याद रखना है जो जो बातें मैंने बताई। पहले हम अपने इन दोनों फार्मूले के बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं। प्रेडिक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेट, ये हमारे न्यूमेरिकल की टाइप होगी। आपसे कहा गया 0.1 मोलर शुगर, ठीक है, मैं लिखता जाता हूं जो मुझे दिया गया है। मोलैलिटी है 0.1, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा TF कितना 0.186 मिला। व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ अबाउट देयर मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी आपको ये बताना है कि एसोसिएशन है, डिसोसिएशन है, क्या है, और KF आपको दिया गया है 1.86, यानी आपको मेनली I की वैल्यू निकालनी है। अगर I 1 के इक्वल होगा तो नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, लेस देन 1 होगा एसोसिएशन, मोर देन 1 होगा तो डिसोसिएशन होगा। चलिए I की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा TF, ये रहा डेल्टा TF, ले लीजिए इस फार्मूले को,
you can understand delta TF is equal to I KF into M, ये हो गया। डेल्टा TF 0.186 और I की वैल्यू निकालनी है, KF 1.86 और ये है 0.1 मोलैलिटी। I की वैल्यू सॉल्व करेंगे 1 आएगी, जिसका मतलब नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब बता सकते हैं। आइए अब अगला देखिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन? हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालेंगे, अल्फा के बाद परसेंटेज निकालेंगे। अल्फा निकालने के लिए क्या जरूरी होगा? आई की वैल्यू निकालना। पहले आई की वैल्यू तो देखते हैं क्या क्या गिवन। 0.01 मोलल यानी मोलैलिटी गिवन है आपको। K3FeCN6 है। फ्रिजिडेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -0.062 डिग्री दिया गया है। अच्छा, तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा? डेल्टा TF मैंने आपको बताया था T0 माइनस TF, ये होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, और ये आपने इससे सॉल्व किया तो ये कितना आएगा? 0.062 डेल्टा TF आ जाएगा। KF आपको 1.86 दिया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन आपको निकालना है। तो देखिए फार्मूला आपके पास डेल्टा TF वाला रहेगा। चलिए अप्लाई करते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF इंटू M, ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा। नाउ अब जरा वैल्यूज को रख दीजिए यहाँ पर। सो वी कैन से 0.062 और I की वैल्यू निकालनी है। KF हमारे पास है जो कि कितना है? 1.86, मोलैलिटी कितनी है? 0.01। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। सॉल्व करते हैं, ये 1.86 हो गया और 0.01 हो गया। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो I की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके आती है, दिस इज 3.33, ये वैल्यू हमारे पास। इस तरह से हमने I की वैल्यू को निकाल लिया। अब I की वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1। अब I हमारे पास 3.33 आ चुकी है और N मैंने क्या बताया था? N बताया था कितने पार्टिकल मिलते हैं डिसोसिएशन पे। K3FeCN6 का अभी मैंने आपको डिसोसिएशन सिखाया था, अभी वांटो फैक्टर के दौरान ही आपको बताया था कि जब ये टूटता है तो थ्राइस K पॉजिटिव और FeCN होल 6 आपके पास इस तरह से बनता है। तो देखिए कितने पार्टिकल मिलते हैं? 3 and 1 4, सो वी कैन से 4 minus 1। और अल्फा की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 0.77 के अराउंड ये वैल्यू आती है। आगे अल्फा, अब परसेंटेज निकालनी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड परसेंटेज विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू 100। अल्फा है 0.77 इंटू 100, तो ये सॉल्व करके 77.7% ये आपका जवाब आएगा। इस तरह से आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, मैं आपको हिंट बता देता हूं, लेकिन ट्राई आप करेंगे। फिनॉल एसोसिएट इन बेंजीन टू फॉर्म डाइमर। फ्रीजिंग पॉइंट है 5 ग्राम फिनॉल है, 250 ग्राम बेंजीन है, इतना ये डेल्टा TF है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब ये सॉल्व आपने ही करना है, मैं हिंट बता रहा हूं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी अल्फा निकालना है। पहले आप इस फार्मूले से I की वैल्यू निकालेंगे, I यहाँ पुट करेंगे। N मैंने बताया था डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कहा गया है डाइमर है तो यहाँ N की वैल्यू 2 हो जाएगी, और बस यहाँ से अल्फा निकालिएगा और फिर परसेंटेज निकालिएगा। इस तरह से सॉल्व आप कर लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी 0.72 और परसेंटेज 72%, ये आपके पास आएगा। लेकिन जरूरी होगा मेरे बताए गए मेथड के हिसाब से ट्राई करें, तभी बात बनेगी। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी के ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को इसी तरह से इसी मेथड के जरिए आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए जितने मैंने बता दिए मेथड तो वही है। डिटरमाइन द अमाउंट, आई दिया गया है, डिसॉल्व इन इतना, सो ऑस्मोटिक प्रेशर इतना। तो आप यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में आपको एन की जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? 5V इज इक्वल टू आई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास RT। तो बस
आई आपको दिया गया है, वे सारी वैल्यू पुट करके यहाँ से वेट निकाल लीजिए, जवाब आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2.1 अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, सॉल्यूशन हर बुक में दिए जाते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया। K2SO4 जब टूटता है तो इसका वांटो फैक्टर यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, 2 and 1 3 आएगा। बाकी सारी चीजें आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से बच्चों टोटल आपको ये क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लीजिए, बहुत बार आप बच्चे वांटो फैक्टर अप्लाई नहीं करते। कहाँ कहाँ वांटो फैक्टर अप्लाई होगा? वैसे तो अगर मैं कहूँ हर तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल में आप वांटो फैक्टर बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है हर जगह। लेकिन क्योंकि बुक्स में मेंशन नहीं होता तो बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी सॉल्ट दिया गया है लाइक NaCl, CaCl2, किसी भी न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन का जहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दी गई है, कोई भी सॉल्ट हो, K2SO4 हो गया, कोई भी सॉल्ट हो, आप वांटो फैक्टर यूज करेंगे। उसके अलावा अगर न्यूमेरिकल में डाइमराइजेशन कहा गया है, डिसोसिएशन, एसोसिएशन कहा गया है, ध्यान रखिएगा अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो आपको वहां वांटो फैक्टर यूज करना ही करना है। खासतौर पे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन, वहां तो इसको यूज करना ही होगा। तो इस तरह से वांटो फैक्टर जो एक मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता था, इस हिसाब से कर लीजिए सीक्वेंस में आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन जितना मैंने बताया, अब भी के अभी अगर कहीं भी भूलते हैं तो दोबारा से इस वीडियो को देखना अभी के अभी और जल्दी से अपने नोट्स बना लेना, आपके लिए बेटर हो। तो बच्चों इस तरह से हमने सीखा कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वांटो फैक्टर कैसे ये क्वेश्चंस को अफेक्ट करते हैं, और इसके बेसिस पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। मैं आपसे यही कहूंगा जैसे जैसे आपके पास समय होता है हमारे चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट में जाके आप डिफरेंट चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। पहले हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री करने के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। और हमारी पूरी उम्मीद है कि फरवरी के आते आते ही हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिशअप को होगा। लेकिन बात इस बात की है कि आप अपने साथ साथ रिटन प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते, अपने नोट्स साथ साथ जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि जितना हम करवा रहे हैं अगर उतनी चीज को आप अपने आप अच्छे ढंग से करते जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 का एम हमारा है और उस एम को हम डेफिनेटली अचीव करके रहेंगे। तो इसी तरह से क्लासेस देखते रहिए और बच्चों को शामिल करते रहिए। जितने भी बच्चों की आप हेल्प कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा। इस बात को आज आप जरूर मान लीजिए, जितनों की आप हेल्प करते हैं उतना ही आप और ज्यादा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।